आप सभी लोगों का आराम जलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे थे हम विलियन चैप्टर की, और विलियन चैप्टर में हम लोगों ने कहाँ तक स्टडी कर ली थी? हम लोगों ने स्टडी कर ली थी ताप प्रभावित और ताप स्वतंत्र विधियों पर। आज बच्चों हम लोगों को उसी के आगे बात करनी है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पर। किस पर बात करनी है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पर। बच्चों, एक बार जरा पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें किस प्रकार से अध्ययन करना है। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है विलियन। सबसे पहले हम लोगों को इसमें पढ़ना था, क्या पढ़ना था? सबसे पहले बच्चों हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना था? जरा ध्यान देना। चैप्टर का नाम है हमारा विलियन। विलियन चैप्टर को हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? आइए चलिए इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विलियन चैप्टर को आपको निम्न 4 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से पढ़ना है? 4 प्रकार से आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको विलयन तथा सांद्रता, विलयन या सांद्रता व्यक्त करने वाली विधियां, इसको पढ़ना। सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां, जो कि हम पिछले वीडियो में इसको क्लियर कर चुके हैं। अब बच्चों, इसके बाद में आपका दूसरा आता है हेनरी नियम, हेनरी तथा राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। इसके बाद में आपको अणुशंख गुणधर्म पर चर्चा करनी है। अणुशंख गुणधर्म, अणुशंख गुणधर्म। और फाइनली आपको वान हाफ गुणांक पर, वान हाफ गुणांक, इस पर चर्चा करनी। तो सांद्रता व्यक्त करने वाली जितनी भी विधियां थी, ताप प्रभावित हों चाहे ताप स्वतंत्र हो, उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इसके बाद में हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक इसका खत्म करना है हेनरी तथा राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम के साथ साथ हम लोगों को इसी में आदर्श अनादर्श विलयन के विषय में भी जानना है। और इसके बाद में अणुशंख गुणधर्म पढ़ना है। अणुशंख गुणधर्म के बाद में वान हाफ गुणांक फाइनली हमारा लास्ट हो जाएगा। अणुशंख गुण बेटा 4 होते हैं, ये भी जान लीजिए आप। अणुशंख गुण क्या होते हैं अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। बता दे रहे हैं आपको 4 कौन कौन से होते हैं। एक होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। एक होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एक होता है क्वथनांक उन्नयन। एक होता है हिमांक अवनमन। और एक होता है परासरण दाब, परासरण दाब। तो बच्चों, कुल मिला के आपको इस चैप्टर में इतनी चीज़ों को पढ़ना है।
सांता व्यक्त करने वाली विधियां जो कि हम खत्म कर चुके हैं। अब बात करनी है हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, अणुशंक गुणधर्म और वान ठाप गुणांक। इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। तो चलिए इसको तो खत्म कर चुके हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम। चलिए आज से हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। बच्चों हेनरी ने अपना जो नियम दिया है वो कौन से विलयनों के लिए दिया है? वह दिया है गैस द्रव के विलयन के लिए। गैस द्रव मतलब जिसमें विलेय आपका गैस होगा, विलायक आपका द्रव होगा, ऐसे विलयनों पर हेनरी का नियम लागू होता है। तो हेनरी ने क्या बताया? हेनरी ने बताया कि गैस द्रव के विलयन में गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। आइए चलिए लिख लेते हैं इस नियम को। किसी गैस द्रव के विलयन में, किसी गैस द्रव के विलयन में गैस द्वारा विलयन की सतह पर गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। गैस द्रव के विलयन में गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। यानी जो लगाया गया दाब है P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर फ्रैक्शन। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है। तो हेनरी ने क्या किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट अप्लाई किया K और उसमें H, ये हेनरी कांस्टेंट इनटू X, ये हो गया। अब जहाँ KH हेनरी नियतांक है, क्या है? हेनरी नियतांक। जहाँ KH क्या है? हेनरी नियतांक है। या यहाँ से आप लिख सकते हो P/X बराबर KH, मतलब P और X का जो अनुपात है वह सदैव किसके नियतांक के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? नियतांक के बराबर होता है। बच्चों यहीं से हेनरी नियम का हम ग्राफ भी देख लेते हैं। हेनरी का ग्राफ, देखिए आपका क्या है? P इज इक्वल टू KH इंटू X। इसकी तुलना कर दीजिए, Y बराबर MX प्लस C से कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 0 कर लीजिए। अब देखिए ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस,
और ये 0,0 आप सभी जानते हो मूल बिंदु होता है, इसके नियतांक निर्देशांक होते 0,0। y अक्ष किसको निरूपित कर रहा है? ये y अक्ष है और ये x अक्ष। y अक्ष किसको निरूपित कर रहा है? दाब को। x अक्ष किसको निरूपित कर रहा है? मूल प्रवाह को। अब बच्चों इसके बाद में c की वैल्यू देखते हैं। c की वैल्यू कितनी है? 0, यानी ग्राफ यहीं से बनेगा। अगर c की वैल्यू प्लस में होती तो ग्राफ ऊपर से बनता, c की वैल्यू माइनस में होती तो ग्राफ नीचे से बनता। जरा ध्यान देना, c का मान 0 है तो ग्राफ यहाँ से चलना है, c का मान पॉजिटिव है तो मान लो जितना भी हो उतना अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। अगर माइनस में है तो नीचे से मान लेते हैं। तो ये हो गई c की वैल्यू 0, यानी ग्राफ यहीं से बनना है। अब इसके बाद में m की वैल्यू देखेंगे। m की वैल्यू अगर धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, m की वैल्यू ऋणात्मक है तो ग्राफ नीचे जाएगा, लाइन नीचे आएगी। तो m का मान फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप यानी प्रवणता इज इक्वल टू kh। वैसे भी यहाँ से देखिए, जब भी p और x का अनुपात आप देखोगे तो हमेशा नियतांक आएगा। मतलब जैसे p हमने इतना बढ़ाया तो x इतना बढ़ जाएगा, तो इन दोनों को मिलाने पर पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर p इतना बढ़ाया, x इतना बढ़ जाएगा, मिलाने पर ग्राफ। ऐसे p को इतना बढ़ाने पर x इतना बढ़ जाएगा, मिलाने पॉइंट यहाँ पे, कुल मिला के एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो अगर इस प्रकार से आपको ग्राफ दिख जाए तो समझ जाना ये किसका ग्राफ है? हेनरी का ग्राफ है। हेनरी के ग्राफ में इधर दाब होगा, इधर मूल प्रवाह होगा और स्लोप मतलब सीधी लाइन होगी। तो ये है भैया हेनरी नियम का ग्राफ। क्या है? हेनरी नियम का ग्राफ। ठीक है, आइए हेनरी नियम को और समझते हैं थोड़ा सा। जैसे बच्चों ये कोई हम एक पात्र बनाया गया है, इस पात्र में यहाँ पर कोई लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड भरे थे। ये जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम कोई गैस भरे दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम कोई गैस डाले दे रहे हैं। ठीक है, और ये रहा, ये आपकी है गैस। क्या है? ये गैस। और ये क्या है आपका? द्रव। ये द्रव। अब इस पिस्टन द्वारा जितना प्रेशर इस गैस पर अप्लाई किया जाएगा, मान लीजिए पिस्टन द्वारा इस पर क्या लगाया जा रहा है? दाब लगाया जा रहा है। तो ये वाला दाब गैस पर लगाया जाएगा और गैस द्वारा जो इसके क्या होगा? गैस और लिक्विड की सतह पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान से देखिए जरा, यहाँ से जो भी आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू गैस और लिक्विड की सतह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से गैस की सतह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विलयन में क्या करेंगे? मतलब शुद्ध द्रव में क्या करेंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब घुल जाएंगे। फिर से एक बार समझो बच्चों, यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई करोगे वो प्रेशर धीरे धीरे कहाँ पर जाएगा? इस लिक्विड के कहाँ जाएगा? इस लिक्विड के बिल्कुल जो सतह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा? ये धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे, यानी घुलेंगे। लेकिन एक चीज़ रखना, ताप सदैव इसमें जितना हो सके उतना ताप इसमें निम्न चाहिए, और प्रेशर हाई चाहिए।
अगर इसमें मान लीजिए आपने ताप बढ़ा दिया तो प्रेशर लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो इसलिए प्रेशर इसमें धीरे धीरे बढ़ाना है और ताप को घटाना है। अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, यानी गैस को अगर पानी में घोलना है, तो गैस पानी में तभी घुलेगी जब प्रेशर क्या हो, प्रेशर ज़्यादा हो और टेम्परेचर कम हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी आप लोग गर्मियों के दिनों में जो कोल्ड ड्रिंक लेते हो, तो कोल्ड ड्रिंक आपको ठंडी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में जो मीठा पानी होता है, उस मीठे पानी में CO2 गैस डिजॉल्व की जाती है। तो जब CO2 गैस डिजॉल्व की जाती है तो हाई प्रेशर पर सील पैक की जाती है। फैक्ट्रीज में क्या होता है, जो हाई प्रेशर की CO2 गैस है वह उसमें क्या की जाती है, भर दी जाती है और मीठा पानी भर दिया जाता है। हाई प्रेशर की गैस, और जब वहाँ से निकलती है तो काफ़ी चिल्ड होती है, मतलब काफ़ी ठंडी होती है। तो ठंडी होने की वजह से वो गैस उसमें, और हाई प्रेशर की गैस है, हाई प्रेशर की गैस और ठंडे पानी में यानी टेम्परेचर लो पर आसानी से उसमें डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। और जब आप मार्केट में भी लेने जाते हो तो आपको ठंडी बोतल दी जाती है। ठंडी बोतल में वो गैस घुली रहती है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, टेम्परेचर जितना कम करोगे और प्रेशर जितना हाई करोगे, गैस उतनी ही ज़्यादा डिसॉल्व होगी। अच्छा, एक चीज़ और है, इस पर लगाया गया दाब जो है, जितना दाब लगा रहे हो उतनी ही गैस तो घुल रही है। जरा ध्यान समझो, जितना यहाँ पर प्रेशर लगाओगे उतनी ही गैस घुलेगी। यानी जो गैस इसमें घुलेगी, जो गैस इसमें घुलेगी, गैस जब घुलेगी तो गैस के मोल भी बढ़ेगी, गैस के मोल बढ़ेंगे तो उतना ही मोल प्रवाह भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा दाब लगाओगे गैस के मालिक्यूल्स उतने ही ज्यादा घुलेंगे, और जब गैस के मालिक्यूल्स उतने ही ज्यादा घुलेंगे तो उसका मोल प्रवाह भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। फिर से एक बार समझो बेटा, जितना ज्यादा यहाँ से दाब अप्लाई किया जा रहा है गैस पर प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे, गैस के मालिक्यूल्स उतने ही ज्यादा इसमें घुलेंगे। अब जब गैस के मालिक्यूल्स उतने ही ज्यादा घुलेंगे तो गैस का मोल प्रवाह भी उतना ही ज्यादा। तो कुल मिला के यहाँ पर जितना भी ज्यादा दाब लगाया जा रहा है वो क्या कर रहा है, विलयन में गैस के मोल को बढ़ा रहा है, और जब गैस के मोल बढ़ेंगे तो मोल प्रवाह भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के इस पर लगाया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। यही हेनरी ने बताया था। तो अब बात समझ में आ गई होगी, किसी गैस द्रव के विलयन में गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो यही बच्चों आपका हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम हम लोगों का हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। क्या पढ़ेंगे? हेनरी नियम की सीमाएं। चलिए हेनरी नियम की सीमाएं देख लेते हैं। हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं। नंबर 1, हेनरी नियम की सीमाएं कौन कौन सी हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो हेनरी नियम की सीमाओं में अगर हम बात करें पहली बात की, तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि जो विलयन का ताप है वो बहुत कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो ताप बहुत निम्न होना चाहिए, लेकिन निम्न करते करते कहीं इतना भी निम्न ना कर देना कि लिक्विड द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो जाए। तो याद रखना कि गैस का ताप बहुत ज्यादा निम्न नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा निम्न नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे विलयन का ताप, विलयन का ताप बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ताप बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, याद रखना। ताप निम्न होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा निम्न नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने बताया था उच्च दाब पर, तो दाब बहुत ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा उच्च हो गया दाब तो फिर कंटेनर ही फट जाएगा, मतलब जिस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं वही फट जाएगा। तो इसलिए दाब बहुत उच्च, गैस का दाब बहुत
उच्च नहीं होना चाहिए। ये याद रखना। और तीसरा पॉइंट है, कौन सा तीसरा पॉइंट, कि जो गैस आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो वह विलयन से केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब गैस विलयन से रासायनिक क्रिया गैस को विलयन से रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। ये याद रखना। गैस अगर विलयन से रासायनिक क्रिया कर ली तो फिर हेनरी का नियम फ्लॉप हो जाएगा, हेनरी का नियम यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो गैस विलयन में घुले तो, लेकिन उससे केमिकली रिएक्ट ना करना चाहिए। चलिए इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं हेनरी नियम के उपयोग पर। हेनरी नियम के उपयोग, हेनरी नियम के उपयोग, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हेनरी नियम के उपयोग क्या होते हैं, हेनरी नियम के उपयोग, इन पर बात करेंगे। तो देखिए, हेनरी नियम के उपयोग पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेनरी नियम के उपयोग पर अगर हम बात करें तो रक्त में O2/CO2, रक्त में O2 और CO2 का आदान प्रदान हेनरी नियम पर आधारित, हेनरी नियम पर आधारित, रक्त में O2/CO2 का आदान प्रदान हेनरी नियम पर आधारित। नंबर 2, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 की विलेयता या मृदु पेय में CO2 की विलेयता हेनरी नियम पर आधारित, नियम पर आधारित है। नंबर 3, मृदु पेय में CO2 की विलेयता हेनरी नियम पर आधारित है। नंबर 3, गोताखोरी करने वाले गोताखोर अपने ऑक्सीजन
गैस के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ 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 हीलियम गैस को मिश्रित करते हैं जिससे समुद्र से ऊपर आने पर उन्हें दर्द का कम से कम अनुभव हो सके, बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र में जो गोताखोरी करने जाते हैं गोताखोर, वो अपनी पीठ पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधकर उसमें जाते हैं। तो ज़रा ध्यान देना कि जैसे हम पृथ्वी की सतह पर तो भी हम पर दाब लग रहा है, लेकिन यह दाब कितना लग रहा है हम लोगों पर, एक वायुमंडल लग रहा है। लेकिन जब समुद्री गोताखोरी करने जाते हैं तो समुद्र के काफ़ी निचले भाग तक चले जाते हैं, और जब निचले भाग तक जाएंगे तो निचले भाग तक जाने पर उन पर हैवी प्रेशर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा। तो अत्यधिक मात्रा में प्रेशर उन पर लगने लगता है, और जो भी वो सांस लेने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं तो वह हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन गैस उनके ब्लड में घुल जाती है। और जब हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन गैस उनके ब्लड में घुल जाएगी और जब वो गोताखोरी कर बाहर निकलेंगे तो वो हाई प्रेशर वाली जो O2 गैस जो उनके शरीर में ब्लड में घुली हुई है, वो नसों को फाड़ते हुए एकदम से बाहर निकलती है, जिससे उन्हें असहनीय दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है। तो उस असहनीय पीड़ा को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हल्की गैस जैसे हीलियम को मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो आसानी से जब बाहर आते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता है। उनके ब्लड से जो हाईवी प्रेशर वाली ऑक्सीजन गैस है वो आसानी से निकल जाती। तो ये था बच्चों हेनरी का नियम। कंप्लीटली रूप से हम लोगों ने आज हेनरी का नियम कंप्लीट कर लिया। हेनरी का नियम आप लोगों को, हेनरी का नियम क्या होता है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। सबसे पहले हेनरी के नियम पर चर्चा की। हेनरी का नियम क्या है, क्या बताया गया, हेनरी ने क्या बताया उसको समझाया। उसके बाद में हेनरी नियम की मैंने सीमाएं आपको बताई, और हेनरी नियम की सीमाओं के साथ साथ मैंने आपको हेनरी नियम के उपयोग बताए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को इतना तो कम से कम समझ में आ ही गया होगा हेनरी का नियम। हाँ तो बच्चों, हेनरी के नियम के बाद में हमारा अगला टॉपिक जो है वो है राउल्ट का नियम। हेनरी नियम के बाद में अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, राउल्ट का नियम। लेकिन राउल्ट का नियम बच्चों तब समझ में आएगा जब हम लोग अणुशंख गुणधर्म में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे। जब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आपको हेनरी का नियम समझ में आएगा। तो तभी आपको राउल्ट का नियम समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, राउल्ट के नियम को पढ़ने से पहले अणुशंख गुण के हेनरी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब
पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से पहले ये जान लीजिए अणुशंख गुण क्या होते हैं। अणुशंख गुण, अणुशंख गुण क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। तो किसी भी विलयन के, कोई भी विलयन है उसके वे भौतिक गुण, किसी भी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अणुशंख गुण कहलाते हैं। किसी विलयन, किसी विलयन के वे भौतिक गुण, वे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, प्रकृति पर नहीं, अणुशंख गुण कहलाते हैं। अणुशंख गुण कहलाते हैं। किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुशंख गुण कहलाते हैं। अणुशंख गुण बेटा होते कौन से? ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वाष्प दाब में, नंबर 1 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 हिमांक अवनमन, नंबर 4 परासरण दाब, परासरण दाब। तो कुल मिला के 4 आपके अणुशंख गुण हैं। अणुशंख गुण कितने हैं? 4। कौन कौन से? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब। इनके अलावा अन्य जितने भी विलयन के गुण होते हैं वो अणुशंख गुण नहीं होते हैं। अणुशंख गुण यही 4 हैं और पेपर में 1 नंबर का प्रश्न पूछ दिया था, निम्न में से अणुशंख गुण कौन है? 3 आपको आलतू फालतू दे देगा, एक इनमें से उठाकर एक कोई दे देगा, तो याद रखना कि यही 4 होते हैं। या आपसे कह सकता है कि निम्न में से कौन सा अणुशंख गुण धर्म नहीं, 3 इनसे दे देगा और 1 फालतू का दे देगा, जो फालतू का दे देगा वही नहीं है, बाकी ये आपके सभी हैं। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, हमने क्या कहा, राउल्ट का नियम पढ़ना है। तो राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वाष्प दाब
में औनमन, औनमन। और वाष्पदाब में औनमन से पहले पढ़ना पड़ेगा वाष्पदाब को, वाष्पदाब को। और वाष्पदाब से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वाष्पन। इतनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब सबसे पहले वाष्पन आप क्लियर करो कि वाष्पन क्या होता है, फिर वाष्पदाब, फिर वाष्पदाब में औनमन और फिर वाष्पदाब में अपेक्षिक औनमन। इतना पढ़ने के बाद में फिर हम लोग बात करेंगे राउल्ट के नियम पर। तो बच्चों वाष्पन क्या होता है हम लोगों को यही देखना है। आप लोगों ने क्लास 9th 10th वाष्पन, बल्कि वाष्पन तो आपका मेरे हिसाब से क्लास 6 या 7 से ही स्टार्ट हो जाता है कि वाष्पन क्या है। वाष्पन क्या है सबसे पहले आपको ये सीखना है, फिर वाष्पदाब और उसके बाद में फिर वाष्पदाब में औनमन पढ़ना। तो बच्चों अगर वाष्पन कहा जाए तो आप लोगों ने क्लास 9th में वाष्पन में क्या सीखा है या क्लास 8th में वाष्पन के विषय में क्या सीखा है, ये आप बताइए।